नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है तुम, मैं और हमारा ये सुंदर सफ़र। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज़ मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। सुबह के 7 बज रहे थे, तभी किसी लड़के के कमरे में एक औरत आई। सर सर, उस औरत ने आवाज लगाई पर सामने से कोई जवाब नहीं आया। फिर वो औरत वहां से बाहर आ गई। वो औरत एक सर्वेंट थी, उसका नाम दीक्षा है। इसकी उम्र 22 साल है। तभी वहां पर एक और सर्वेंट आया, उसका नाम दिनेश था। उसकी उम्र भी लगभग 22-23 के आसपास रही होगी। दिनेश, क्या हुआ सर ने कोई जवाब नहीं दिया? दीक्षा ने चिढ़ते हुए कहा। इतना बड़ा आदमी है लेकिन आज तक दुनिया के सामने नहीं आया है। मैं इसके घर में रहती हूँ लेकिन आज तक इनके चेहरे को अच्छी तरह से देख नहीं पाई हूँ। आखिर बात क्या है? ये इस घर से बाहर क्यों नहीं निकलता है? कहीं इसके चेहरे पर कोई दाग तो नहीं है या फिर कुछ और? दिनेश ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, बहुत हैंडसम और क्यूट भी हैं। वो दुनिया के सामने नहीं आते, उसका एक रीजन है। दीक्षा, रीजन मतलब क्या है तुम्हारा? दिनेश, लगता है तुमने सर की किताब नहीं पढ़ी है तभी ऐसी बातें कर रही हो। दीक्षा, कौन सी किताब? ऐसा क्या है उस किताब में? दिनेश, ये वही किताब है जिसने सर को इतना फेमस बना दिया है। इस किताब को जो एक बार पढ़ता है ना, फिर इस किताब से मुंह नहीं मोड़ पाता, क्योंकि ये कहानी सर की असल जिंदगी है। दीक्षा, मुझे तो किताब चाहिए, अभी क्या तुम मुझे दे सकते हो? दिनेश, हाँ, पर मुझे भी इस कहानी को पढ़ने का मन कर रहा है, तो चलो हम दोनों इसे साथ ही पढ़ते हैं। दीक्षा, ओके, तो फिर चलो पढ़ते हैं। वो दोनों हाल में आकर के बैठ गए। दिनेश, तुम पढ़ो, मैं सुनूंगा। दीक्षा, ओके। दीक्षा ने किताब खोला जिसके पहले पन्ने पर लिखा था तुम, मैं और हमारा ये सुंदर सफर। और जैसे ही दूसरा पन्ना खोला उसमें एक लड़का और लड़की की तस्वीर चिपकी हुई थी। तो दीक्षा ने कहा, ये तो हमारे सर अरिन हैं, पर ये लड़की कौन है? दिनेश, ये हमारे सर की इंजन यानी ईसी, अरीन की ईसी। चलो पढ़ते हैं। उत्तराखंड, सुंदर नगर मोहल्ला। देखा जाए तो इसका नाम ही बस सुंदर नगर मोहल्ला था, पर यहाँ सुंदर जैसा कुछ था नहीं। वैसे मोहल्लों में ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास ही थे और उसी मोहल्ले में हम दोनों रहते हैं, मैं और मेरी ईसी। मैं अपने पापा मम्मी के और अपने छोटे भाई ईशान के साथ रहता था। मेरी माँ का नाम दिया था, जो कि मेरे 5 साल के होते ही चल बसी। उनकी कमी मुझे हमेशा ही खलती है। माँ के जाने के बाद पापा ने दूसरी शादी कर ली। उनका नाम मनोती था। मैं उन्हें छोटी माँ कह करके बुलाता था। शुरुआत के दिनों में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने रंगत को दिखाना शुरू कर दिया। वो मुझसे कभी अच्छे से पेश नहीं आती थी। माँ के जाने के बाद पापा भी बहुत सीरियस हो गए थे। वो जल्दी किसी से बात ही नहीं करते थे, बस काम में लगे रहते थे। कुछ दिनों बाद ईशान का जन्म हुआ। मैं बहुत खुश था, पर छोटी माँ को मेरा उसके पास जाना पसंद नहीं था। मुझे ये सब खराब तो लगता था, पर छोटा होने के कारण मैं कुछ बोल नहीं पाता था। इसी मेरे घर के बगल रहती थी। वो मेरे से 1 साल छोटी थी और बहुत शांत स्वभाव की थी, पर मुझसे लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। हाँ, ये बात सच है कि मैं भी उसे बहुत परेशान करता था, जिसके बाद ही वो मुझसे लड़ती थी। इसी के परिवार में काफ़ी लोग थे जिसके साथ वो रहती थी। उसके मम्मी पापा, बड़ी माँ, बड़े पापा, चाचा चाची, दादा दादी, सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके बाद उनकी कोई फैमिली प्रॉब्लम की वजह उसके माँ पापा को गाँव जाना पड़ा। साथ में ईसी भी गई, पर वो
वापस आ गई और अब तक उसके चाचा चाची ने ही अपने लिए घर खरीद लिया था। इसी के माँ पापा गांव में ही रहने लगे और इसी अपने दादा दादी के पास रहने लगी। इसी के आने पर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वही तो एक अकेली थी जिससे मैं अपने सारे बातें शेयर करता था। हम दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन हम दोनों में अक्सर झगड़े होते रहते थे और फिर 2 मिनट के बाद सुलह भी हो जाती थी। इसी तरह समय बीतता चला गया। इसी के साथ बातें शेयर करना मेरी आदत बन चुकी थी। कुछ दिन बाद हमारी गर्मी की छुट्टियां हो गई और मैं अपने माँ पापा के पास जाने लगी। उसके जाने की बात से मुझे दुख तो हुआ, पर फिर मैंने सोचा कि कुछ ही दिनों की तो बात है, जब वो वापस आ जाएगी तो मैं उससे अपनी सारी बातें शेयर करूंगा। कुछ समय बीत गए पर इसी नहीं आई। 4-5 महीने बाद उसके दादा दादी भी वहां से चले गए। इसी के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया। साल बीतते गए, मैं अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया और फिर मैं दिल्ली चला गया अपनी पढ़ाई पूरी करने, और अब बीकॉम के 2nd ईयर में था। दिल्ली में 2 साल रहने के बाद भी मेरा सिर्फ एक ही दोस्त था, अरुण। हम दोनों 2 साल से अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन वो दिल्ली का रहने वाला था, इसलिए वो हॉस्टल में ना रह करके अपने घर में ही रहता था और उसे नई नई चीजें देखने का बहुत शौक था, तो इसलिए वो जल्दी कॉलेज भी नहीं आता था। मैंने अब तक अकेले रहने की आदत डाल ली थी, तो मेरे साथ रहे ना रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को गए पूरे 9 साल हो चुके थे। मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था और मैं सब समझ चुका था कि अब वो मुझसे कभी नहीं मिल पाएगी। एक दिन मैं शाम के समय कुछ राशन लेने जा रहा था, तभी एक लड़की मुझसे टकराई। मैंने उसे सॉरी कहा, पर वो लड़की उसे तो छींकने से ही फुर्सत नहीं थी। छी छी, इट्स ओके, आगे से देख करके चलना, समझे? छी छी, अच्छी, इतने बड़े बड़े चश्मे पहन रखे हैं फिर भी टकरा जाती है। छी। मुझे उसकी बात सुन करके हैरानी हुई और गुस्सा भी आया, तो मैंने उससे कहा, एक्सक्यूज मी, देख करके तुम नहीं चल रही थी, समझी? उस लड़की ने भी गुस्से से कहा, अरे इंडे चुप कर, समझा, वरना एक छाप में जहाँ जा रहा था वहीं पहुँचा दूंगी, समझा? हूँ, आया बड़ा। उसी वक्त मुझे उस लड़की की आंखों के पास एक निशान दिखा। ये निशान बिल्कुल वैसा ही था जैसे इसी को बचपन में चोट लगने की वजह से हुआ था। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मैंने सोचा कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ, पर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उससे कहा, इंजन, तू इंजन है ना? मेरी बात सुन करके वो भी चौंक गई और बोली, डिब्बे, तू मेरा डिब्बा है? उसकी बात सुन करके ही एक पल को मेरी बोलती बंद हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसी मुझसे कभी दोबारा मिलेगी। मैंने हकलाते हुए कहा, हाँ, मैं अरीन हूँ, और तू दिल्ली में क्या कर रही है? मुस्कुराहट मेरे होंठों से जाने का नाम नहीं ले रही थी। तभी इसी ने कहा, मैं यहाँ कॉलेज में पढ़ाई करने आई हूँ और तू तो यहीं रहता है ना? मुझे ये बात सुन करके हैरानी हुई, तो मैंने इसी से पूछा, हाँ, पर तुझे कैसे पता? इसी, मुझे रानी ने बताया कि तू यहाँ रहता है। मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने हैरानी से पूछा, क्या रानी ने बताया? पर कैसे? तेरे पास रानी का नंबर है या फिर तू उससे मिली है? इसी, हाँ, वो मुझे फेसबुक पर मिला था, तो तेरे बारे में पूछा था। उसके बाद मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और अंकल आंटी के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि ठीक हैं, बहुत खुश है और बहुत अच्छे भी हैं। वैसे कौन से कॉलेज में है तू? मैंने इसी से पूछा। इसी IT सीट कॉलेज में। और तू कौन से कॉलेज में है? मैंने जवाब दिया, मैं भी उसी कॉलेज में हूँ और तुम्हें आज तक देखा नहीं। इसी, वो इसलिए क्योंकि मेरा न्यू एडमिशन है, अपना BA कंप्लीट करने आई हूँ। और तू क्या पढ़ रहा है? मैंने कहा, मैं तो बीकॉम कर रहा हूँ। ओह, तो अब तो तुम यहीं रहने वाली हो ना? इस सवाल का उसने बहुत अजीब सा जवाब दिया, पता नहीं, अगर दिल्ली ने दिल जीत लिया तो यहीं रह जाऊंगी। मैंने हैरानी से कहा, क्या कहा तुमने? मैंने कुछ समझा नहीं, क्या कह रही है तू? इसी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा,
छोड़ो, दिमाग मत लगा, तू नहीं समझेगा। मुझे ईसी की बातें थोड़ी अजीब लगी तो मैंने फिर कोई जवाब नहीं मांगा और तभी वहां उसकी दोस्त आ गई, सोमी। सोमी, ईसू तू यहाँ क्या कर रही है? मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ खड़ी है। तभी ईसी कहती है, स्वामी तुझे याद है मैं तुझे एक डिब्बे के बारे में बताती रहती हूँ। ईसी की बात पर सोमी ने हैरानी से कहा, हाँ याद है, पर क्यों अभी ऐसे अचानक से क्या हो गया? तभी ईसी मेरे तरफ हाथ दिखा करके कहती है, ये देख वो डिब्बा ये ही है। सोमी, ओह तुम तो मिस्टर डिब्बा, हेलो। मैं हेलो कहने ही वाला होता हूँ कि तभी ईसी बोलती है, देख सोमी, डिब्बे को डिब्बा सिर्फ मैं ही बुला सकती हूँ, तू इसे अरीन कह करके बुलाएगी, समझी? सोमी, ओके यार, मैं इसे अरीन बुलाऊंगी। फिर मैंने कहा, ओके इंजन, अब मैं चलता हूँ, फिर मिलूंगा। इतना बोल करके मैं वहां से जाने लगा। तभी ईसी ने मुझे आवाज लगाई, ईसी डिब्बे सुन। ईसी की आवाज सुन करके मैं झट से पलटा और बोला, हाँ क्या हुआ, कुछ काम था? तो ईसी ने कहा, हाँ मेरा नंबर तो लेते जा, मुझे कॉल करना। फिर ईसी ने मुझे अपना नंबर दे दिया। मैं भी नंबर ले करके जाने लगा। तभी ईसी ने दोबारा कहा, अरीन, उसका मेरा नाम ले करके बुलाना मेरे लिए किसी सदमे से कम नहीं था। बचपन से ले करके आज तक में उसने पहली बार मेरा नाम लिया था। मैंने हड़बड़ाते हुए हकलाते हुए आवाज में कहा, हाँ हाँ क्या हुआ? ईसी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक रहूंगी तेरे से कांटेक्ट में रहूंगी, बाय, अपना ध्यान रखना। इतना बोल करके ईसी वहां से चली जाती है और मैं भी वहां से जा करके अपने राशन का सामान लेने लगा। कुछ दिन बीत जाते हैं, मैं भी हमेशा की तरह अपने पढ़ाई में लगा हुआ था। इन 3-4 दिनों में कॉलेज में ईसी से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। मैं अपने एग्जाम की तैयारी में इतना व्यस्त हो गया कि मैं ईसी के बारे में भूल ही गया था। एक दिन मैं लंच टाइम में अपने क्लास से बाहर निकल करके कैंटीन की तरफ जा रहा था। तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने जब पीछे मुड़ करके देखा तो वहां ईसी थी। उसे मैंने हैरानी से कहा, इंजन तू यहाँ इतने दिनों से कहाँ थी तू? उसने मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया और उल्टा मुझसे गुस्से में पूछी, मुझे कॉल क्यों नहीं किया? एक कॉल करने से तेरे फोन का बैलेंस खत्म हो जाता क्या, कंजूस कहीं का। उसके बात करने के तरीके से मुझे हंसी आ गई, पर फिर भी मैंने हंसी रोक करके कहा, सॉरी यार, वो बस थोड़ा बिजी हो गया था, आई एम सॉरी। मैंने अपने कानों को पकड़ करके कहा, माफ कर दे प्लीज। ईसी, ठीक है पर कर दूंगी, पर एक शर्त है, तू मुझे दिल्ली घुमाएगा तो ही माफ करूंगी। मैंने कहा, अच्छा बाबा, मैं तुझे दिल्ली घुमाऊंगा, अब खुश, अब तो माफ कर दे। ईसी, तो चल घूमने। मैंने चौंकते हुए कहा, अभी? ईसी ने नॉर्मल तरीके से कहा, हाँ अभी। क्यों? तो मैंने कहा, नहीं अभी हम नहीं जा सकते वरना क्लास छूट जाएगी और फर्स्ट ईयर वालों के तो कल से एग्जाम शुरू हैं, तो तुझे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, समझी? जा और जा करके पढ़ाई कर, हम कभी और घूम लेंगे, ओके? ईसी, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मुझे तू अभी घुमाने लेकर के चलेगा वरना मैं कभी तेरे से बात नहीं करूंगी, समझा? सोच ले। मुझे पता था कि वो कितनी जिद्दी है, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली और बोला, ठीक है चल दिल्ली घूमते हैं। और फिर हम दोनों कॉलेज के बाहर आ जाते हैं। ईसी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। ईसी के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, वो बहुत खुश थे। हम दोनों ने वहां से कैब लिया और निकल पड़े दिल्ली घूमने। वो पल मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल था और इंजन तो इतनी खुश थी कि उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कार के अंदर से ही अपने हाथों को बाहर करके हवाओं को महसूस कर रही थी। कुछ समय में हमने बहुत सारी जगह घूम ली थी। अब मैं और ईसी सड़क पर चल रहे थे। शाम के 6 बज चुके थे तो हमने बाकी की जगहों पर जाने का प्लान अगले संडे को बनाया। पहले तो ईसी नहीं मानी, पर मैंने उसे मना लिया। हम दोनों जा रहे थे तभी मुझे याद आया कि मुझे कुछ सामान लेना है, तो मैंने ईसी से कहा, इंजन मैं वो पास के शॉप से कुछ सामान लेकर के आता हूँ, तब तक तू यहीं रहना, समझी? सामान लेकर के आता हूँ, फिर साथ में चलेंगे। ईसी ने भी मेरी बात में हामी भर दी और मैं शॉप पर चला गया। थोड़ी देर बाद जब मैं शॉप से सामान लेकर के लौटा तो मैंने देखा कि ईसी बीच सड़क में अपने फोन पर किसी से बात कर रही है और सामने से एक ट्रक आ रहा है, लेकिन ईसी का ध्यान
उस पर नहीं था। उसे देखते ही मैं चिल्लाया, ईसी। मेरी आवाज को सुनते ही वो मेरी तरफ देखने लगी और एकदम से उसका ध्यान ट्रक की तरफ गया। तक मैं भी उनकी ही ओर दौड़ पड़ा और फिर उसे एक झटके में ट्रक के सामने से पीछे खींच लिया। ट्रक ईसी के इतने सामने आ चुका था कि ईसी को चीरते हुए एकदम से पार हो गई। ईसी की सांसें अभी भी तेज रफ्तार से चल रही थी और उससे भी ज्यादा मेरी सांसें तेज चल रही थी। मेरे दिमाग में बस वही सब घूम रहा था और ऐसा लग रहा था कि मेरी थोड़ी सी भी देरी ईसी को मुझसे अलग कर सकती थी। तभी ईसी ने हाँफते हुए कहा, थैंक यू डब्बे, तू मुझे बचा लिया। ईसी के इतना कहते ही मुझे उस पर बहुत जोर से गुस्सा आया और मैंने उसे खींच करके एक थप्पड़ लगा दिया और गुस्से में कहा, ध्यान कहाँ रहता है तेरा? अगर अभी तुझे कुछ हो जाता तो ऐसे 20 सड़क पे फोन पे कौन बात करता है? दिमाग भी है या नहीं तेरे अंदर? अगर थोड़ी सी देरी हो जाती तो पता है क्या हो सकता था? मेरे इतना बोलने पर भी ईसी मुझे ही घूर रही थी। अपने गाल पे हाथ रख करके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे उसके। लेकिन मैंने सब कुछ इग्नोर किया और कहा, चल तुझे हॉस्टल तक छोड़ देता हूँ। मैंने ईसी का हाथ पकड़ लिया और उसे ले जाने लगा, पर तभी ईसी ने अपना हाथ झटक दिया और बोली, मुझे नहीं जाना है तेरे साथ, मैं अकेली चली जाऊंगी। उसके इतना कहते ही मेरा गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। मैंने गुस्से में कहा, ईसी मुझे कुछ नहीं सुनना है, चुपचाप चलो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? हम दोनों आधे रास्ते पर आ चुके थे तभी ईसी ने कहा, वैसे यहाँ पे कोई बस या ट्रक नहीं है तो तू मेरा हाथ छोड़ सकता है। तभी मेरा ध्यान उसकी हाथ की तरफ गया जो ना जाने कब से मैंने पकड़ रखा था। तभी फिर से ईसी ने कहा, मेरा हॉस्टल थोड़ी ही दूर में है तो मैं चली जाऊंगी, तू जा, तुझे लेट हो रहा होगा। ईसी ने बहुत शांति से अपनी बात कह दी, पर ये मेरा गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। मैंने उसकी कोई सवाल का जवाब नहीं दिया और वापस से उसका हाथ पकड़ करके चलने लगा। पर इस बार ईसी का भी गुस्सा आ गया था और उसने जोर से मेरा हाथ झटक दिया और अपने हाथ को अलग कर लिया और गुस्से से बोली, कब से देख रही हूँ गुस्से पे गुस्सा किए जा रहा है। अरे हो गई ना गलती, जानबूझ करके थोड़ी ना किया। अब इतना ही गुस्सा करना था तो बचाया क्यों? इससे अच्छा तो मैं उस ट्रक के नीचे आ जाती। तभी मैंने गुस्से से कहा, ईसी पागलों जैसी बातें करना बंद कर। ईसी बिल्कुल बच्चों की तरह रो रही थी। उसका रोना देख करके मेरा गुस्सा पल भर में आंसुओं में बदल गया और मैंने भरे गले से ईसी के दोनों बाजुओं को पकड़ते हुए कहा, क्यों करती हो ऐसी हरकतें? तू बिल्कुल भी नहीं बदली, 9 साल पहले भी ऐसी ही थी और आज भी वैसी ही हो। तुझे पता है अगर थोड़ी ही देरी हो जाती तो क्या हो सकता था? हाँ, ईसी ने भी मुझे एकटक देखते हुए भरी गले से कहा, मर जाती और क्या होता, और वैसे भी मुझे मरने से डर नहीं लगता है। उसकी ऐसी बातें मुझे चुभ रही थी। मैंने चिल्लाते हुए कहा, ईसी अपनी बकवास बंद कर वरना अभी दोबारा खींच करके लगाऊंगा, समझी? तुझे मरने से डर नहीं लगता होगा पर मुझे लगता है तुझसे दूर जाने में। इतना बोल करके मैंने उसे अपने गले से लगा लिया। तुझे पता भी है 9 साल पहले जब तू मुझे छोड़ करके चली गई थी तो मेरे ऊपर क्या बीती थी? हर पल तेरा इंतजार करता था कि तू शायद आ जाए। प्लीज ईसी, माँ पापा की तरह मुझे अकेला छोड़ करके मत जाना, प्लीज। इतना बोलने के बाद भी मैंने ईसी को अपने गले से लगा रखा था, पर ईसी एक झटके से मुझसे अलग हो गई और बोली, हाँ अरीन, हमें लेट हो रहा है, चलें? वो क्या है ना, 8 बजे के बाद वहाँ का डोर बंद हो जाता है तो चलते हैं। और फिर वो आगे चलने लगती है। मैंने अपने आंसू पोंछ करके उसके साथ चलने लगता हूँ। एक बार फिर हम दोनों शांत चलने लगते हैं। थोड़ी ही देर में हॉस्टल आ जाता है। पूरे रास्ते ईसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा और ना ही मैंने कुछ कहा। थोड़ी ही देर में उसका हॉस्टल आ गया और वो मुझसे बिना कुछ कहे ही अंदर चली गई। मैंने भी कुछ कहना ठीक नहीं समझा और वहां से चला गया। रात में सोचता रहा कि सुबह मैं ईसी को क्या बोलूंगा, उससे बातें कैसे करूंगा। यही सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आई पता ही नहीं चला। तभी मेरे सामने ईसी का डरा हुआ चेहरा आया और उसकी चिल्लाने की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी, बचाओ अरीन बचाओ। इतना कहते ही वो खाई में गिर गई। तभी
तभी मेरी नींद झटके से खुली और मैं जोर से चिल्लाया ईसी और अपना हाथ से उसे रोकने की कोशिश की, पर जब तक मैंने आसपास देखा वो खुद को बेड पर देख करके मुझे हैरानी हुई, पर तसल्ली भी हुई कि ये सिर्फ एक सपना था, ईसी सही सलामत है। पर अब मेरी घबराहट और ज्यादा बढ़ चुकी थी। फिर भी मैंने जैसे तैसे अपने मन को शांत किया और वापस से सोने की कोशिश करने लगा, पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। रात भर सपने और एक्सीडेंट के बारे में ही ख्याल आते रहे। तभी मेरे टेबल पर रखा अलार्म बजा और मेरा ध्यान टूटा तो मैंने देखा कि घड़ी में सुबह के 6 बज चुके हैं। घड़ी को देखते ही मैंने अपना ध्यान झटका और फ्रेश होने चला गया और फिर 9 बजे कॉलेज पहुंच गया। जैसे ही मैंने कॉलेज के अंदर एंट्री ली तो देखा कि वहां पर बहुत भीड़ जमा है। तो मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि एक जूनियर ने यहाँ के सबसे खतरनाक सीनियर को थप्पड़ मार दिया और अब वो सीनियर उसका बदला लेने वाला है। इतना सुन करके मैंने हैरानी से कहा, करण को किसी ने थप्पड़ मारा, पर किसने? लड़के ने कहा, पता नहीं, कोई लड़की है, ईसी नाम है उसका। ईसी का नाम सुनते ही मुझसे तो जैसे सदमा सा लग गया और मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, क्या? इतना बोल करके मैं वहां से भागते हुए वहां जाने लगा जहां पर भीड़ जमा थी। मुझे इसी पर अब कल से भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं अपने मन में ही बोले जा रहा था, इस लड़की को ना बिना झगड़े के कोई काम करना ही नहीं है। जब देखो तब सबसे पंगा लेते रहती है, क्या जरूरत थी करण को थप्पड़ मारने की। तभी मैं भीड़ के पास गया और सामने देखा तो करण और उसके दोस्तों ने ईसी को चारों तरफ से घेर रखा है और उनमें से एक ईसी की तरफ बढ़ रहा था और कोई नहीं, करण ही था। वो ईसी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जब तक वो ईसी के करीब पहुंच पाता मैं उससे पहले ही ईसी के पास आ पहुंचा और करण को रोक लिया। करण ने गुस्से में कहा, अबे ए, हाथ छोड़ मेरा। कौन? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? है कौन तू? हाँ? तभी उसके एक दोस्त ने कहा, ब्रो ये वही है हमारे कॉलेज का टॉपर। उसकी बात सुनकर के करण ने गुस्से में मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तू है वो, लेकिन मुझे तो इन सब चीजों से कोई मतलब ही नहीं था। फिर आज क्या हो गया? किताबों को छोड़ करके लड़कियों में इंटरेस्ट आने लगा क्या तुझे? इतना बोल करके सब हंसने लगते हैं, लेकिन अब मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा था और मैंने गुस्से में करण के कॉलर को पकड़ लिया और उसके आगे मैं कुछ कर पाता उसके पहले ही किसी ने प्रिंसिपल को बुला लिया और प्रिंसिपल ने करण को वहां से हटा दिया और उसके दोस्तों को 3-4 फटकार भी लगाई, क्योंकि वो करण की हरकतों को अच्छी तरह से जानते थे। थोड़ी देर में करण और उसके दोस्त वहां से चले गए और फिर भीड़ भी खत्म हो गई। तो मैंने स्वामी से कहा, स्वामी तुम जाओ, मुझे इंजन से कुछ बात करनी है। स्वामी ओके ठीक है, पर इसी तू जल्दी आ जाना, क्लास का टाइम होने वाला है। हाँ, इतना कह करके वो चली जाती है। इसी क्या बात करनी है? तुझे देख कर कल के बारे में है ना, तो मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगी, समझा? तभी मैंने गुस्से में कहा, मुझे कल के बारे में नहीं आज के बारे में बात करना है, लेकिन यहाँ नहीं, तू चल मेरे साथ। और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कॉलेज की छत पर ले गया। वहाँ एक झटके से उसका हाथ छोड़ दिया। तभी ईसी ने कहा, क्या बात करनी है तुझे जो तू मुझे यहाँ लेकर के आ गया? तभी मैंने गुस्से से कहा, तूने करण को थप्पड़ क्यों मारा? तुझे पता भी है कि वो कौन है? ऐसी क्या बात हो गई जो तूने उसे थप्पड़ मार दिया? समझदारी कब आएगी तुझे? तुझे पता भी है वो कितना खतरनाक इंसान है। वो कभी किसी को नहीं छोड़ता है, हमेशा बच्चों जैसी हरकतें करना जरूरी नहीं है, समझी? तेरा घर नहीं है ये। मैं ये सब कहे ही जा रहा था, तभी अभी ईसी ने जोर से कहा, बच्ची नहीं हूं मैं। उसकी आवाज बहुत जोर की थी जिससे मेरा ध्यान टूटा। मैंने पीछे मुड़ करके ईसी की तरफ देखा, उसकी आंखों पर उसकी आंखें भर आई थी। तभी ईसी ने दोबारा कहा, बच्ची नहीं हूं मैं। तुझे पता भी है मैंने उसे थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि वो सोमी को छेड़ रहा था, इसलिए मैंने उसे चांटा मारा। तुझे पता है वो सोमी को जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा था और तुझे लगता है कि मैंने गलत किया है क्या? क्या गलत किया है मैंने? अगर तुझे गलत लगता है ना तो ठीक है, मैं आज के बाद तेरे से बात नहीं करूंगी।
फिर तो तेरी इंसल्ट नहीं होगी ना। पर मैंने जो किया है सही किया है, मुझे किसी से डर नहीं लगता है, समझा तू। इसी की बात को सुनने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मुझे लगने लगा कि एक बार मुझे ईसी की बात सुन लेनी चाहिए थी। तभी ईसी ने कहा, चलती हूँ, क्लास का टाइम हो रहा है। ईसी को जाता देख करके मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ घुमाया और कान पकड़ करके कहा, इंजन आई एम वेरी सॉरी, माफ कर दे प्लीज, आज के लिए भी और कल के लिए भी। ईसी ने कहा, हाँ माफ तो कर दूंगी, पर एक शर्त है। मैंने हैरानी से कहा, कैसी शर्त? तभी ईसी ने कहा, तो शर्त ये है कि तू मुझे आज शाम कॉलेज के बाद तू मुझे यहाँ के मोमोज खिलाने के लिए ले जाएगा, तभी माफ करूंगी। मैंने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया, लेकिन उसी पल मुझे कल वाली बात याद आ गई और मैंने ईसी से कहा, ठीक है, पर तू कल की तरह कोई हरकत नहीं करेगी, समझी, और मेरे साथ ही रहेगी, तभी मैं लेकर के जाऊंगा, समझी कि नहीं। ईसी ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा जी, तू शायद भूल रहा है कि नाराज मैं हूँ। मैंने भी चिढ़ते हुए कहा, हाँ पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरी सारी बातें मानूंगा। ईसी ने अपने मुंह को फाड़ते हुए कहा, ओहो, इसकी इस हरकत पे मुझे भी हंसी आ गई, पर मैंने हंसी को रोक करके कहा, तू जाना, तुझे क्लास के लिए लेट हो जाएगा, जा, और उसे खींच करके ले जाने लगा। पर तभी उसका बैग गिर गया और उसमें भी कुछ सामान भी गिर गए। वो जल्दी से बिना कुछ बोले सामान उठाने लगी। मैं भी उसकी मदद करने के लिए गया और जैसे ही सामान उठाने लगा तो मेरी नज़र एक डिब्बे पर पड़ी जिसमें ढेर सारे पिल्स थे। मैंने उसे उठाना चाहा, पर उसके पहले ही ईसी ने उसे ले लिया और बैग में डाल लिया। ईसी, डिब्बा तू भी ना पता नहीं क्या करता है, पूरा सामान गिरा दिया। मैंने कहा, सॉरी यार, गलती से हो गया। ईसी, कोई बात नहीं, चल क्लास में जल्दी, नहीं तो सब मिस हो जाएगा। मैंने भी उसकी बात पे हामी भरी और चला गया उसके साथ। दिन भर के बाद अब हमारी क्लास खत्म हो चुकी थी। कॉलेज के बाहर मैं और ईसी और सोमी सब साथ खड़े थे। तभी मैंने सोमी से पूछा, सोमी तुम ठीक हो ना? ईसी ने मुझे बताया कि सुबह क्या हुआ था। सोमी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन सिर्फ ईसी की वजह से। अगर ये नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। थैंक यू सो मच ईसी। ईसी, हाँ, फ्रेंड भी बोलती है और थैंक यू भी कहती है, पागल। उसी समय सोमी को किसी का कॉल आ गया और उसने कहा, ओके बाय, अभी मुझे जाना पड़ेगा, मुझे कुछ जरूरी काम है, कल मिलती हूँ। और वो फिर चली गई। उसके जाने के बाद ईसी ने कहा, तू क्या सोच रहा है? कहीं ये तो नहीं सोच रहा है ना कि मैं ज्यादा मोमोज को खा जाऊंगी और तेरे सारे पैसे खर्च कर दूंगी? हाँ, मैं जवाब देने ही वाला था, पर तभी इंजन ने दोबारा कहा, अगर तू ऐसा सोच रहा है तो बिल्कुल सही सोच रहा है। मैं आज तेरे सारे पैसे खर्च करने वाली हूँ। चल अब जल्दी। और फिर हम दोनों वहाँ से चल पड़ते हैं मोमोज के ठेले की तरफ। रास्ते में जाते समय मैंने इंजन से पूछा, वैसे तेरी तबीयत ठीक है ना? इंजन ने बिल्कुल नॉर्मल कहा, हाँ। क्यों, मुझे क्या होना है? मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। पर तुझे ऐसा क्यों लगा? मैंने कहा, नहीं, बस तेरे बैग में कुछ दवाइयाँ देखी, बस इसलिए। इंजन ने कहा, अच्छा, वो तो विटामिन की दवाइयाँ हैं, कभी कभी ले लेती हूँ, याद नहीं रहता ना, इसलिए बैग में रख लिया है। मैंने कहा, वैसे तो तूने बताया नहीं, घर पर सब कैसे हैं? दादा दादी अंकल आंटी कैसे हैं सब? ईसी ने कहा, दादाजी की 2 साल पहले डेथ हो गई है। माँ पापा के बीच में पिछले 3 साल से झगड़ा चल रहा है, जो कि इतना बढ़ गया है कि दोनों को डिवोर्स हो चुका है। इसलिए ना मैं मम्मी के साथ रही और ना ही पापा के साथ। दादाजी के चले जाने के बाद दादी बहुत उदास रहने लगी थी, इसलिए पापा ने उन्हें 4 धाम की यात्रा पर भेज दिया है। इसी की बात को सुन करके मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ। मैं कुछ बोलने ही वाला था, तभी ईसी ने कहा, वाओ क्या खुशबू है, डिब्बे जल्दी चल,
वरना फिर वहीं भीड़ लग जाएगी और हम मोमोज खा भी नहीं पाएंगे। इतना बोल करके वो मुझे खींच करके ले जाने लगी। तभी मैंने कहा, इंजन, मैंने क्या कहा था याद है ना तुझे? इसी, हाँ बाबा सब याद है मुझे, पर तुझे तो पता है ना कि मेरे कॉलेज का गेट 8 बजे तक ही खुला रहता है, बस इसलिए। इतना बोलते ही मोमोज का ठेला आ जाता है और हम दोनों एक एक प्लेट मोमोज लेते हैं और खाना शुरू कर देते हैं। तभी इसी कहती है, मेरे बारे में तो पता चल गया, अब तू बता, इतने साल से दिल्ली में है, अब तक कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं? उसकी बात सुन करके मैंने कहा, नहीं मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और तू बता तेरी कोई बीएफ है या नहीं? इंजन ने कहा, अरे मत पूछ यार, मैं तो कब से बनाना चाहती हूँ पर मुझे कोई भाव ही नहीं देता। अच्छा एक बात बता, शक्ल से इतनी बुरी लगती हूँ क्या मैं? उसकी बात सुन करके मुझे बहुत बुरा लगा। उसका अपने आप को खराब कहना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सका और मैंने झट से कहा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तू बहुत क्यूट है समझी, और वो प्यार ही क्या जो शक्ल देख करके की जाए, प्यार दिल से की जाती है, शक्ल देख करके नहीं समझी। इसी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, बड़ी ज्ञान वाली बातें करता है, अब तो मुझे यकीन हो गया है कि कोई तो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। चल अब बता भी दे कौन है? ओ, मैं कुछ बोलने वाला था पर तभी मेरा ध्यान इसी की कलाई पर गया जो कि बहुत बुरी तरह से जख्मी था। मैंने झट से उसका हाथ पकड़ा और कहा, ये क्या हुआ, कैसे लगा ये? लेकिन उसने मेरी बातों को ताड़ते हुए कहा, अरे ये कुछ नहीं है, छोटी सी चोट है, कल परसों तक ठीक हो जाएगी। तभी मैंने कहा, मैंने पूछा कि ये चोट कैसे आई? इसी, वो सुबह जब सोमी को बचाने कैंटीन में गई थी तो उस समय करण ने मुझे धक्का दिया था, वहाँ पहले से ही कुछ कांच टूटे पड़े हुए थे तो वो मेरे कलाई में चुभ गए। मैंने कहा, तो तूने इस पर कुछ लगाया? इसी, नहीं बस अपने दुपट्टे से साफ किया, पर तू छोड़ना, मैं हॉस्टल जा करके दवा लगा लूंगी। पता है मेरी इंजन ना हमेशा से ही ऐसी थी। मैंने भी उसे डांटते हुए कहा, चुप, मुझे कुछ नहीं सुनना है, चल मेरे साथ। इसी, पर कहाँ लेकर के जा रहे हो बता तो सही। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और सीधा मेडिकल के पास लेकर के गया। थोड़ी देर बाद हम दोनों डॉक्टर के केबिन में थे। डॉक्टर ने कहा, हाँ वैसे तो सब कुछ ठीक है पर कांच का थोड़ा ज्यादा चुभ चुका है, तो इसलिए मुझे एक इंजेक्शन लगाना होगा, नहीं तो इन्फेक्शन हो सकता है। इंजेक्शन का नाम सुनते ही ईसा का चेहरा देखने लायक हो गया था। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या इंजेक्शन? नहीं नहीं अंकल, कुछ दवाइयाँ दे दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगी। ये तो बस छोटी सी चोट है, ऐसे चोट तो बचपन में भी कितनी बार लगे हैं। इसी की तो बहाने ही खत्म नहीं हो रहे थे। तभी डॉक्टर अंकल ने कहा, बेटा अगर तुम ये नहीं लोगी तो हो सकता है आगे जा कर के शायद तुम्हारे हाथ को काटना पड़े। डॉक्टर की बात सुन करके मुझे भी डर लगने लगा। मैं इसी को डांटने ही वाला था पर तभी इसी कहती है, क्या? नहीं मैं ले लूंगी जो भी इंजेक्शन लेना है। डॉक्टर, गुड गर्ल। इतना बोल करके डॉक्टर इंजेक्शन लेकर के आते हैं और उसे भरना शुरू कर देते हैं। इंजेक्शन देखते ही इसी एकदम से मुझे कस करके गले लगा लिया और अपने एक हाथ से मेरे शर्ट को टाइटली पकड़ लिया और दूसरे हाथ वो तो मैंने पकड़ रखा था। तभी डॉक्टर आते हैं और इसी के हाथों में इंजेक्शन लगा देते हैं। इंजेक्शन लगते ही उसके मुंह से चीख निकली और आंखों से आंसू भी, जिसकी वजह से मेरा शर्ट भी आधा भीग चुका था। इसी ने बस अपनी आंसुओं से ही मेरी आधी शर्ट भिगा दी थी। तभी मैंने कहा, इसी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो बेहोश हो चुकी थी। एक पल के लिए तो मैं घबरा ही गया था, पर तभी डॉक्टर ने कहा, नहीं बेटा डरो मत, बस इंजेक्शन थोड़ा हैवी है इसलिए ये बेहोश हो गई है और शायद तुम्हें पता ना हो लेकिन इसे चोट की वजह से थोड़ा फीवर भी आ गया था, इसलिए इसे ये इंजेक्शन देना पड़ा। अब जब ये उठेगी तो इसे भी बेटर फील होगा। इतना बोल करके डॉक्टर दूसरे पेशेंट को देखने चले जाते हैं। रात के 9 बजे इसी की नींद खुलती है। वो एकदम से उठ करके बैठ जाती है। मैं भी चेयर पर बैठे बैठे सो गया था। हलचल की वजह से जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि इसी बैठी है। मैं जल्दी से उसके पास गया और जाकर के पूछा, इसी तू ठीक तो है ना, और अब तेरी तबीयत कैसी है? लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। इनफैक्ट वो तो मुझे देख रही थी जैसे अभी के अभी मुझे भस्म करने वाली हो। तभी मैंने दोबारा कहा,
कहा, बोल ना, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? ईसी, मैं तो यहाँ इंजेक्शन ले रही थी, फिर मैं सो कैसे गई? मैं उसे सब बताने वाला था, पर तब तक डॉक्टर आ गए और इंजेक्शन को दे करके कहा, तो अब कैसा फील हो रहा है तुम्हें? ईसी, अंकल आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं जैसे कि मैं बीमार हूँ? मैं तो पहले जैसा फील कर रही हूँ वैसा अभी भी कर रही हूँ। हाँ, बस उठने के बाद सर थोड़ा हल्का लग रहा है। डॉक्टर, तब तो ठीक है, मैं तुझे कुछ दवाइयाँ देता हूँ, ओके, जिन्हें तुम टाइम टू टाइम लेते रहना। डॉक्टर से सारी दवाइयाँ ले करके हम वहाँ से बाहर चले आए। बाहर आते ही ईसी ने मुझे मारना शुरू कर दिया अपने बैग से। मैं उससे बचने की कोशिश कर रहा था मगर उसके प्रहार से बचना मुश्किल था। तंग आकर के मैंने उसे, इंजन मार क्यों रही है यार? ईसी, क्योंकि तेरे सर से गुस्से का भूत उतारना है। अब वो मुझे मारना छोड़ करके रोना शुरू कर देती है। सच कहूँ तो अब वो पगली सच में मुझे इरिटेटेड कर रही थी। उसका पल भर में चेंज होने वाला मोड़ देख करके मेरा दिमाग पूरी तरह से परेशान हो चुका था। मैंने लाचारगी से कहा, अभी तो मुझे इतना मारा और मेरे रोने की जगह तू खुद ही रो रही है। इसी, हूँ, चुप कर, तेरे लिए नहीं रो रही हूँ, समझा? टाइम देखा है तूने? 9 बज चुके हैं और मेरे हॉस्टल का गेट 8 बजे तक ही खुला रहता है। अब तू ही बता कहाँ जाऊँ मैं? ये सब तेरी वजह से ही हुआ है, अब तू मुझसे नहीं बचेगा। इतना बोल करके वो मुझे मारना शुरू कर देती है। तभी मुझे कुछ याद आता है और मैंने झट से कहा, मुझे पता है हम कहाँ जाएंगे। इसी, कहाँ जाएंगे हम? मैंने खुशी से कहा, मेरे घर। मेरी बात को सुन करके इसी को हैरानी हुई और उसने चिल्लाते हुए कहा, देख डिब्बे, मजाक करना बंद कर वरना। वो मुझे मारने के लिए बढ़ ही रही थी कि तभी मैंने कहा, अरे रोक तो पहले, मेरी पूरी बात तो सुन ले। मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे एक फ्लैट है मेरा, तो हम दोनों वहीं चलते हैं। ये सुन करके तो इसी को पूरी की पूरी हैरान हो गई थी। क्या, जब तेरे पास फ्लैट है तो तू हॉस्टल में क्यों रहता है? मैंने झट से जवाब दिया, ताकि उतने बड़े घर में मेरा अकेले मन नहीं लगता है। अब तू है तो चल एक बार देख करके आ जाते हैं कि कैसी हालत है उसकी। इसी, हूँ, चल चलते हैं। और फिर हम दोनों वहाँ की सड़क पर चलने लगते हैं। ये वो दिन था जब मेरी इंजन पहली बार इस घर में आ रही थी। थोड़ी देर में हम दोनों फ्लैट के पास आ गए। ये फ्लैट बिल्कुल वैसा ही था जैसा अब है, जैसा मेरी इसी को पसंद है। फ्लैट के चारों तरफ लगे फूल, वहाँ की ग्राउंड में लगा अक्टूबर का पेड़ इसी को बहुत अच्छा लगा। ये सब देखने के बाद हम घर के अंदर गए। अंदर सारा सामान अपनी जगह पे था। तभी इसी ने कहा, डिब्बे, जब तू यहाँ आता नहीं तो फिर यहाँ इतनी साफ सफाई कैसे है? मैंने उसके सवाल पर मुस्कुराते हुए कहा, तो यहाँ पे एक काका, मेरा मतलब श्याम काका, आ करके सब साफ सफाई करते हैं, समझी? अब तू जल्दी से बता तुझे क्या खाना है, पास्ता या नूडल? तभी इसी ने गालों पर उंगली फेरते हुए कहा, तू पास्ता अच्छा बनाता है और वैसे भी आज मुझे पास्ता भी तो खाना था, पर कोई बात नहीं, वहाँ नहीं तो यहीं सही। और तू खड़े खड़े क्या देख रहा है? जा जा करके पास्ता बना, समझा? तब तक मैं हाथ पांव धो करके आ। वो इतना कह करके निकल गई और मैं तो बस उसे देखता ही रह गया। सच में पूरी पागल थी वो, मेरा मतलब है। उसके बाद मैं भी पास्ता बनाने चला गया। थोड़ी देर बाद इसी ने डाइनिंग टेबल पर ही क्रांति शुरू कर दी। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, इसी, भूख लगी है जल्दी लाओ, भूख लगी है जल्दी लाओ। वो चिल्ला करके तो बोल ही रही थी और साथ में बर्तनों को ढोलक भी बजा रही थी। अभी मैंने तंग आकर के कहा, इंजन देख, अपना ये सायरन बंद कर दे वरना तुझे जरा सा भी पास्ता नहीं दूंगा, समझी? मेरे इतना बोलते ही वो मासूम बच्चों की तरह ओंठों पर उंगली डाल करके बैठ गई और उसकी हरकतें तो ऐसी थी कि मैं क्या, कोई भी हंस दे उसे देख करके। उसके बाद जब पास्ता बन करके तैयार नहीं हुआ, उसने अपने ओंठों से उंगली हटाई नहीं। पास्ता रेडी होने के बाद मैंने उसे इसी के सामने ला करके रख दिया और सामने वाली चेयर पर बैठ गया। तो इंजन ने मुझे इशारा किया, पर मुझे उसके इशारे से कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ?
मुंह में फेविकोल चिपका रखा है क्या? मैं तो भूल ही गया था कि मैंने ही उसे चुप रहने को कहा था। जब मैंने उससे फेविकोल वाली बात कही तो उसने झट से मुझे चपाट लगा दी और बोल पड़ी, अरे बेअकल, तूने ही तो चुप रहने को कहा था। तो मैं चुप थी। तेरा क्या भरोसा, तूने अगर मेरा पास्ता भी खा लिया तो? इसलिए बस, और क्या। उसकी बातें सुन करके मैंने भी उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया। वैसे मुझे नहीं पता था कि तू मेरी बात मानती भी है। मतलब तू इतनी समझदार कब से हो गई? इसी तब से, जब से तूने मुझे पास्ता देने से मना किया है। देख, अगर तेरा ये प्लान है कि तू अपनी बातों से मेरा पेट भर देगा तो ये गलत सोच रहा है। तू समझा? चल अब पास्ता दे। उसके बाद हम दोनों में पास्ता की छीना झपटी शुरू होने लगी। पहले मैंने इसी से कहा, देख मैंने बोला ना, एक बार तू इतना सारा पास्ता अकेले नहीं खा सकती, तबीयत खराब है तेरी, समझी? तबीयत मेरी नहीं तेरी खराब हो चुकी है। जो तुझे दिख नहीं रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चल दे मुझे, वरना। वो इतना कह करके प्लेट को दूसरी तरफ खींचने लगती है। मैं भी उसे दोबारा कहता हूँ, देख अगर तुझे भूख लगी है तो मैं तेरे लिए सूप बना करके लाऊंगा, पर यार इतना सारा पास्ता कौन खाता है? इसी ने दोबारा प्लेट अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मैं खाती हूँ। मैंने इस बार कोई जवाब नहीं दिया, बस प्लेट को अपनी तरफ खींचा। पर इस बार बेचारी प्लेट तंग आ करके हम दोनों के हाथों से छूट करके ऊपर की तरफ चली गई और सारा पास्ता हमारे ऊपर गिर जाता है। और वो प्लेट भी वहीं गिरने वाला था, पर उससे पहले ही इंजन की नज़र उस पर चली जाती है। वो मुझे अपनी ओर खींच लेती है और बैलेंस बिगड़ने की वजह से हम दोनों गिर जाते हैं। मैं नीचे और मेरे ऊपर, वो मेरी बाहों में। सच कहूँ तो मैं बिल्कुल खो सा गया था। सिर्फ मैं ही या ईसी भी? हाँ, ईसी भी मेरी तरह आंखों में ही देख रही थी। वैसा हम दोनों के साथ पहली बार हुआ था। हम दोनों पहली बार इतने करीब थे। एक अलग सा एहसास था। ईसी को मुझे इस तरह से देखना मेरे दिल में बहुत हलचल मचा रहा था। तभी एकदम से हमारा ध्यान टूटा। पहले तो हम दोनों ही हड़बड़ा गए और एक दूसरे से अलग होकर के नीचे फर्श पर ही बैठ गए। उसके बाद मैंने ईसी की तरफ देखा और उसने मेरी तरफ, और हम दोनों ने गिरे हुए पास्ता की तरफ, और फिर जोर जोर से हंसने लगे क्योंकि कुछ पास्ता ईसी के बालों में लग चुका था। मैंने हंसते हुए पूछा, मैं तो तेरे बालों को देख करके हंस रहा हूँ, पर तू क्यों हंस रही है? इसी, अरे डिब्बे, मैं भी तेरे बालों को देख करके ही हंस रही हूँ। मैंने हंसते हुए हैरानी से कहा, यानी कि हम दोनों के बालों को? इतना बोल करके मेरी हंसी ही नहीं रुक पा रही कि मैं आगे कुछ कह पाता। तो फिर इसी ने कहा, हाँ, हम दोनों के बालों ने अभी अभी पास्ता खा लिया है। इसी ने वापस से कहा, एक काम कर, तू मेरे बालों से पास्ता हटा दे और मैं तेरे बालों से। मैंने भी उसकी बात में हामी भर दी। फर्श पर बैठे ही वो मेरी तरफ खिसक कर आई और मैं भी उसकी तरफ खिसका। इसी ने मेरे बालों पर हाथ फेरा और मैंने इंजन के बालों पर। एक बार फिर हमारी नजरें एक दूसरे से टकरा गई। मैंने लगभग सारा पास्ता निकाल दिया, पर मैं तो उसकी आंखों में खोया था, इसलिए गलती से उसके बाल को खींच दिया। इसी जोर से चीखी, आह, क्या कर रहा है? मैंने हड़बड़ाते हुए कहा, सॉरी यार, गलती से हो गया। और फिर मैं उसके सर को सहलाने लगा, लेकिन इसी ने झल्ला करके कहा, तेरी वजह से सारा पास्ता गिर गया और मुझे भूख लगी है। मैंने भी डपटते हुए कहा, मैंने कब गिराया? तू ही तो खींच रही थी। मेरी इस बात पर उसने जवाब नहीं दिया, बस लाचारगी से कहा, यार बहुत जोर से भूख लग रही है। मैंने भी उसके मासूम से चेहरे को देख करके कहा, जो कि इस वक्त किसी उदास बच्चे की तरह लग रहा था, इंजन, चल हम दोनों साथ में कुछ बनाएं। इसी ने चहकते हुए कहा, हाँ चल, पर हम बनाएं क्या? इस बात पर हम दोनों सोचने लगे और हम दोनों ने एक साथ एक ही बात कहा, पोहा। हम दोनों अपनी ही हरकत पर दोबारा हंस पड़े और किचन में चले पड़े। हम दोनों किचन में पोहा बनाने के लिए आते हैं। इसी, पोहा मैं बनाऊंगी, मुझे पता है कि वो बनाने से ज़्यादा बिगाड़ेगी, इसलिए मैंने झट से कहा, नहीं मैं बनाऊंगा। इसी ने गुस्से से कहा,
कहा ना मैं बनाऊंगी। मैंने भी उसे डपटते हुए कहा नहीं मैं बनाऊंगा। इसी तरह एक बार फिर हम दोनों में बक शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद हम दोनों जब झगड़ा करके थक गए थे तो एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद इसी कहती है वैसे हम दोनों लड़ क्यों रहे हैं। मेरे भी मन में सेम सवाल आया कि हम दोनों लड़ क्यों रहे हैं। मैंने इंजन से कहा पता नहीं, अगर हम दोनों का बनाना है तो साथ में ही बना सकते हैं। ईसा ने हंसते हुए कहा लो बताओ, बस लड़े जा रहे हो जबकि लड़ने का कोई रीजन ही नहीं है। वैसे डिब्बे तू आज भी झगड़े में मुझसे नहीं जीत पाया, मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्योंकि तू है ही चुड़ैल। इसी ने मुझे गुस्से से देखा, मैं तुझे चुड़ैल दिखती हूँ? छोड़, इसका बदला बाद में लूंगी, अभी मुझे भूख लगी है। एक काम करते हैं, मैं सब्जी काटती हैं और तू पोहे का सामान निकाल ले। मैंने भी उसकी बात में हामी भर दी और सामान निकालने चला गया। मैंने सारा सामान ला करके रख दिया था और कढ़ाई भी चढ़ा दी थी। तभी इंजन के मुंह से चीख निकली। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो उस पागल ने अपनी उंगली काट ली थी। बिल्कुल पागल थी और उसकी हरकत भी उसकी उंगली से खून निकल रहा था। मैं तो हड़बड़ा ही गया था, और हड़बड़ाता भी कैसे नहीं, मेरी इंजन को चोट जो आई थी। मैं झट से उसके पास गया और उसकी उंगली को अपने ओंठों से लगा दिया। पता नहीं उस दिन हमारे साथ या सिर्फ मेरे साथ क्या हो रहा था कि बार बार हम दोनों एक दूसरे में खो से जा रहे थे। जो भी हो रहा था अजीब था। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, खिड़कियां आपस में टकराई और हमारा ध्यान टूटा। मैंने इसी की उंगलियों को देख करके कहा तो रुक, मैं फर्स्ट एड लेकर के आता हूँ। और फिर मैं लेने के लिए जाने लगा तो इसी ने कहा अरे छोटा सा ही लगा है और अब खून बंद हो गया है, तो अब इसमें लीपा पोती क्यों करना छोड़ना हो गया। सच कहूँ तो वो ऐसे समय पर जब मजाक करती थी ना तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता, क्योंकि खुद की चोट की उसे कोई फिक्र ही नहीं होती थी। मैंने उसे हंसते हुए कहा देख, अगर तू अब कुछ बोली ना तो मैं तेरे मुंह पे फेविकोल लगा दूंगा, समझी। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही मैं वहां से फर्स्ट एड लेने चला गया। इंजन को मौका ही नहीं मिला कि कुछ बोलने का। थोड़ी देर बाद जब मैं फर्स्ट एड लेकर के आया तो वो किचन के रैक पर बैठ करके एप्पल काट रही थी। मैंने जा करके उसके हाथों से नाइफ छीन लिया और डांटते हुए कहा अब तू कोई काम नहीं करेगी, समझी। तू चुपचाप बैठ ही रहा, मैं सब कुछ करूंगा। इसी ने लाचारगी से कहा अरे यार हो गया ना, अब क्या मुझे आईसीयू में डालोगे? मरी नहीं हूँ, जिंदा हूँ। सच कहूँ तो उसकी ऐसी वाहियात बातें कभी कभी मेरा दिमाग खराब कर देती थी। मैंने उससे अब गुस्से में देखा और कहा लगता है अब मुझे सच में फेविकोल लाना ही होगा। मेरी इस बात को सुन करके इंजन का चेहरा देखने लायक हो गया था। इंजन ने हड़बड़ाते हुए कहा अरे मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, तू ही तो डांट रहा है कब से, मैं तो चुप हूँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा हाँ ये लो तैयार हो गया पोहा, चल खाते हैं। उसके बाद हम दोनों डाइनिंग टेबल पर आकर के बैठ जाते हैं और पोहा खाने लगते हैं। पोहा सच में बहुत अच्छा बना था। मैंने और इसी ने पोहा खत्म किया और अपने आसपास देखा तो सभी जगह पास्ता बिखरा पड़ा था। एक बार फिर हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ कहा जैसी करनी वैसी भरनी। और फिर हम दोनों पास्ता साफ करने में लग जाते हैं। थोड़ी देर में सब साफ हो जाता है। मैं प्लेट्स धोने के लिए किचन में चला गया और इसी वहीं सोफे पर बैठ गई। जब मैं थोड़ी देर बाद किचन में वापस आया तो देखा कि इसी सोफे पर ही सो गई। सोते वक्त वो क्यूट सी बेबी की तरह लग रही थी, जो बिना किसी परवाह के आराम से सो रही थी। मैंने उसे उठाना ठीक नहीं समझा, बस जा करके उसे ब्लैंकेट उड़ा दिया और वहीं बैठ करके उसके सर पर हाथ फेरने लगा। सच में सोते समय वो सीधे साधे बच्चे की तरह लग रही थी। थोड़ी देर बाद मैं बगल वाले सोफे पर जाकर के सो गया। रात कब बीत गई पता ही नहीं चला। सुबह खिड़की से आती सूरज की रोशनी ने मेरी नींद खोल दी। सामने देखा तो इंजन सो रही थी, तो मैंने उसे जगाने का सोचा, पर जब टाइम देखा तो सोचा कि थोड़ी देर और इसे सोने देता हूँ। मैं फ्रेश होने के लिए चला गया। थोड़ी देर बाद जब मैं लौटा तो मेरी नजर घड़ी पर गई जिसमें कि 7:30 हो चुके थे और
फिर ईसी की तरफ जो अब तक सो रही थी। 10 बजे हमारा कॉलेज था और ईसी को हॉस्टल भी तो जाना था, पर मैडम तो आराम से सो रही थी बिना किसी टेंशन के। मैं जल्दी से जा करके उसे उठाने लगा। इंजन इंजन उठ यार, सुबह हो गई है, कॉलेज नहीं जाना है क्या? हॉस्टल जा करके तैयार तो होना है तुझे। इंजन उठ जा। इतने कोशिश करने के बाद भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। बस एक ही जवाब आया, सोने दे ना यार, कितना बोलता है तू। उसे उठाते उठाते अब मैं भी तंग आ गया था। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मैंने ईसी से कहा, देख ईसी उठ जा, वरना मैं अपने तरीके से उठाऊंगा। पर उस पर कोई असर नहीं पड़ा। कुंभकर्ण की नानी जो थी वो। अब मैंने अपना लास्ट तरीका आजमा लिया। मैंने उसे अपनी गोद में उठाया और बाथरूम के अंदर ले जाकर के खड़ा कर दिया, पर वहां जा करके भी वो अपने आंखें खोलने के लिए राजी नहीं थी। मैंने उसे बाथरूम में ले जाकर के खड़ा कर दिया, पर वो उठने के लिए राजी ही नहीं थी। मजबूरन मुझे उसके शकल पर पानी छिड़कना पड़ा, तब जाकर के उसकी नींद खुली। नींद खुलने के बाद मुझे उसे डांटना चाहिए था, पर वो मुझे डांटे जा रही थी। इसी ये क्या हरकत है? तुझे पता है कि किसी को नींद से जगाना कितना बड़ा पाप है? इतनी अच्छी नींद में सो रहे इंसान को कोई ऐसे जगाता है क्या? तुझे पता है सुबह सुबह कितने अच्छे सपने आते हैं? पागल इंसान, मेरा सपना तोड़ दिया। इसी बस बोले जा रही थी, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा लग रहा था कि खड़े खड़े वो नींद के ऊपर एक किताब ही लिख डालेगी। उसकी बातों से तंग आकर के मैंने अपने हाथों में उसके मुंह को बंद कर दिया। इसी मुझे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी, पर इस बार मैं उसकी आंखों में नहीं खोया और आराम से बड़े अदब से कहा, अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों से मुझे मत देखो, यहाँ से सीधे देख सामने जो घड़ी टंगी है ना, वो तेरा इंतजार कर रही है। इतना बोल करके मैं चुप हो गया तो इसी ने छटपटाना शुरू कर दिया। मैंने पूछा, अब क्या हो गया? तो उसने मेरे हाथ की तरफ इशारा किया, जिससे मैंने अभी भी उसका मुंह बंद कर रखा था। मैंने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया और इसी को सॉरी कहा। उसके बाद इसी ने अपनी नज़र घड़ी की तरफ डाली, जहां अब 8:30 बज चुके थे। घड़ी को देखने के बाद वो वापस से मुझे डांटने लगी, इसी तू मुझे जल्दी उठा नहीं सकता था? देख कितना टाइम हो गया है, मुझे हॉस्टल भी जाना है। और एक तू है कि उसकी बात को मैंने बीच में रोक करके कहा, तुझे पता भी है कि मैं तुझे कब से उठा रहा हूँ, पर तू क्यों उठेगी? तू तो कुंभकर्ण की दादी माँ अम्मा है। इसी में मैं तुझे कुंभकर्ण दिखती हूँ? नहीं नहीं, कुंभकर्ण की दादी अम्मा, अब तू नहीं बचेगा। इंजन ने लगभग मुझे मारने के लिए सामान पड़े तकिए को हथियार बना लिया, लेकिन मैंने उसका घड़ी की तरफ हाथ कर दिखाया। मैंने कहा, इंजन ओ देख, टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझसे बाद में लड़ लेना, पहले तू अपने हॉस्टल जा, नहीं तो तुझे लेट हो जाएगा। इसी ठीक है, अभी तो मैं जा रही हूँ, पर तू मुझसे बचेगा नहीं। इसी वहां से अपने हॉस्टल के लिए निकल गई। थोड़ी देर बाद मैं भी काका के आने के बाद निकल गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। 2 महीने में सब नॉर्मल चल रहा था। मैं भी हॉस्टल में ही रहता था। उस दिन के बाद मैं फिर अपने फ्लैट में नहीं गया। देखते देखते हमारे पेपर भी नज़दीक आ गए थे। मैं सुबह कॉलेज आया तो देखा कि सबके दिमाग में टेंशन चल रही है। सबके चेहरे से ही पता चल रहा है कि कौन कितना परेशान है। थोड़ी देर बाद इसी और सोमी भी आ जाती हैं। हम तीनों साथ कैंटीन में जाते हैं और अपना अपना ऑर्डर देते हैं। मैंने और सोमी ने अपने लिए सैंडविच मंगवाई, पर इसी ने चाय समोसा। थोड़ी देर बाद हमारा ऑर्डर आ गया। इंजन तो चाय की चुस्की लेने लगी और मैं और सोमी अपना सैंडविच खाने लगे। तभी मैंने कहा, वैसे 2 दिन बाद से एग्जाम शुरू हो रहा है, पता है ना तुम दोनों को? सोमी ने झट से जवाब दिया, हाँ, मैंने इस बार इकोनॉमी के सारे मैथ सॉल्व कर दिए हैं। 100 में से 80 तो आ ही जाएंगे। फिर मैंने इंजन की तरफ देख करके कहा, और इंजन तूने? इसी की बोलती बंद हो गई थी। मेरी और सोमी की बात सुन करके ही मैडम ने चाय की चुस्की लेना बंद कर दिया और किसी और ही दुनिया में खो गई थी। मैंने उसे हिला करके कहा, इसी। उसने एक झटके में कहा, हाँ, क्या मतलब 2 दिन बाद पेपर हैं? स्वामी यार, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तुझे पता है मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की। स्वामी,
तुझे कॉलेज के चारों तरफ दिख नहीं रहा है? सबके चेहरे को देख करके पता चल रहा होगा कि पेपर आने वाला है। और नोटिस बोर्ड नहीं पढ़ा क्या? मैंने भी उसे टोन मार करके कहा। अब मैडम को सोने खाने और बोलने से फुर्सत हो तब तो बेचारी कुछ और काम कर सकेगी। इसी ने गुस्से से मेरी तरफ देख करके कहा, चुप कर वरना यहीं बिना साबुन पानी के धो डालूंगी। उसके बाद वो रोनी सी सूरत बना करके बोलती है, अब मैं क्या करूंगी? एक तो इको कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है मेरे, ऊपर से पेपर भी आ गया है। अब कहाँ जाऊं? मैंने अपने हाथ को उठा करके कहा, बालिके तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इसी वो कैसे? मैंने झट से कहा, तुम्हें पढ़ा करके और कैसे? आज क्लास के बाद लंच टाइम में लाइब्रेरी में मिलना, समझी? और ज्यादा लेट मत करना। इतना बोल करके मैं वहां से क्लास के लिए निकल गया। क्लास होने के बाद थोड़ी ही देर में लंच का टाइम हो जाता है। मैं लाइब्रेरी में जा करके बैठ गया और एक किताब पढ़ने लगा। थोड़ी देर में इसी वहां आ गई और मेरे बगल वाले चेयर पर बैठ गई। मेरा ध्यान किताब पर था, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया कि इसी कब आ गई। तभी मेरे कानों में एक आवाज आई, अरे ओ किताबी कीड़े, किताबों के बाहर की भी दुनिया है, अभी इस दुनिया पर भी ध्यान दे दे। उसकी बात को सुन करके मेरा ध्यान उसकी तरफ गया जो मुझे बहुत गुस्से में देख रही थी। मैंने भी उसे उल्टा जवाब दिया, कभी कभी इस दुनिया से ध्यान हटा करके किताबों पर भी ध्यान दे दे, कम से कम कुछ तो घुसेगा इस खाली डिब्बे के अंदर। भी गुस्से में झट से जवाब दिया, ये डिब्बा तू है, मैं नहीं। इंजन की शक्ल देख करके मुझे हंसना आ रहा था, क्योंकि उसने अपना मुंह गुब्बारे जैसा फुला लिया था। मैंने उसे चिढ़ाने के लिए कहा, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तू डिब्बा है, मैं तो कह रहा हूँ कि तेरा दिमाग डिब्बे जितना है। तब वक्त ना झगड़ कर हम दोनों ने पढ़ाई शुरू कर दी थी। मैंने उसे कुछ सवाल सॉल्व करने और फिर हम दोनों ने एक एक किताब लेकर के पढ़ने लगे। मैं तो पढ़ रहा था, पर जब वो थोड़ी देर बाद किताब से मेरा ध्यान हटा तो मैंने देखा कि सामने इसी आराम से घोड़े बेच करके सो रही थी। सच में उसका कुछ नहीं हो सकता था, बेपरवाह नींद ले रही थी। मैंने उसे हिला करके, इंजन इंजन उठ जा, बुढ़िया दादी आ रही हैं मेरे। इतना बोलते ही वो झट से उठ जाती है और जोर से कहती है, हाँ कहाँ हैं, कहाँ हैं? वो इतनी जोर से कहती है कि सबका ध्यान हम दोनों की तरफ हो जाता है। मैं जल्दी से उसे चुप करा करके लाइब्रेरी से बाहर लेकर के जाता हूँ। क्या यार इंजन, इतनी जोर से भी कोई चिल्लाता है भला? मैं कह ही रहा था कि मेरे दिमाग में कुछ आया और मैंने झट से पूछा, तू आज भी डरती है ना? मेरी बात को सुन करके इसी हकलाते हुए बोली। मेरी बात सुन करके इसी हकलाते हुए कहने लगी, क्या मैं क्यों डरूंगी? वो तो बस बुरा सपना देख लिया था तो हड़बड़ा करके उठ गई। तेरे जैसे डरपोक थोड़े ही हूँ। उसके बाद हम दोनों अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। 2 दिन बीत चुके थे, हमारा पेपर शुरू हो चुका था। 4 दिन के अंदर पेपर खत्म होने वाला था। एग्जाम खत्म हो चुके थे, सब बहुत खुश थे। मैं इसी और सोमी कॉलेज के गार्डन में बैठ करके बातें कर रहे थे। तभी सोमी का फोन आता है और वो चली जाती है। थोड़ी देर बाद इसी कहती है, डब्बे कल तू फ्री है क्या? उसके सवाल पर मैंने असमंजस से कहा, हाँ फ्री हूँ। क्यों, कुछ काम था तुझे? इसी, हाँ वो काम नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। शाम को मैं अगर बुलाऊं तो प्लीज आ जाना। मुझे तो उसकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थी। मैंने भी हामी भर दी। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं हॉस्टल चला गया। शाम को 7 बजे इसी ने मुझे कॉल किया और मुझे मेरे ही फ्लैट पर बुलाया। ना कोई रीजन बताया और ना ही कुछ और, बस बुला करके फोन कट कर दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं अपने फ्लैट पर पहुंचा तो दरवाजा खुला था और सारी लाइट्स ऑफ थी। वहां बहुत अंधेरा था। एक पल के लिए तो मैं डर गया, पर फिर मैंने काका को आवाज दी पर कोई फायदा नहीं हुआ। मैं जैसे ही फ्लैट में घुसा एकदम से सारी लाइट्सें जल गई। मैंने चारों तरफ देखा तो वहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से सजावट की हुई थी। मैं चारों तरफ देख ही रहा था कि तभी अचानक मेरे कानों में एक आवाज आई, अब घर को ही घूरता रहेगा या फिर इधर भी देखेगा? जब मैंने आवाज की तरफ ध्यान दिया तो देखा कि इसी सामने अपने घुटनों के बल बैठी थी और उसके हाथ में एक रोज भी था। मैंने शौकली पूछा, ये क्या है?
इसी देख डिब्बे, मैं तुझे आज जो कहने वाली हूँ ओ मैं ये कहने वाली हूँ देख। ऐसा है कि मैंने हैरानी से कहा, तू इतना हिचकिचा क्यों रही है? आज से पहले तो कभी नहीं हिचकिचाई। क्या बोलना है बोलना, और ये तू ऐसे क्यों बैठी है? तभी इसी ने मुझसे कहा, मिस्टर अरीन, मुझे नहीं पता कब कैसे क्यों, पर जब से मैंने प्यार को मतलब समझा है तो बस तेरा ही चेहरा मेरे आंखों के सामने आया है। जब से ये जाना है कि प्यार क्या होता है, तब से बस तुझे चाहा है। तुझसे दूर होने के बाद मैंने भगवान जी से 9 साल बस तुझसे मिलने की मिन्नतें की है। मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ है, पर डिब्बे सॉलिड वाला इश्क हो गया है तुझसे, जो खुद को मिटा करके खत्म नहीं कर पाऊंगी। बोल, क्या तू मेरे इस सुंदर सफर में मेरा साथ देगा? इसी की बातें सुन करके मैं जैसे जम सा गया था। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं रोऊं या हंसूं। जिंदगी में पहली बार इतना खुश हुआ था। उस पल को मैं कभी भूल नहीं सकता था। वो पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। मुझसे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। मैंने इसी को उठाया और उसे अपने गले से लगा लिया। मेरी आंखों से बेहिसाब आंसू गिर रहे थे और उसके भी तिगुनी खुशी थी मुझे। उसी वक्त इंजन कहा तो मैं हाँ समझूं या नहीं। उसकी बात सुन करके मैंने उसे अपने से अलग किया तो देखा कि इसी के भी आंखों से आंसू थे। मैंने उसके आंसू को पोंछ करके, अब मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, क्या तुझे मना करूंगा? बता, आई लव यू टू माई इंजन। तुझे नहीं पता मैं कितना टूट चुका था जब बचपन में तू मुझे छोड़ करके चली गई। वादा कर तू मुझे कभी छोड़ करके नहीं जाएगी। अब इसी ने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख करके कहा, नहीं छोड़ूंगी, वादा है मेरा। रात के वक्त मैं और इसी ऊपर छत पर बैठे हुए थे। मैंने इसी से कहा, वैसे तुझे मुझसे प्यार का एहसास कब हुआ? इसी, जब मुझे अकेला महसूस हुआ। 9 साल पहले जब तुझसे अलग हुई ना, तब तेरी अहमियत पता चली। इसी ने भी मुझसे सेम सवाल किया, और तुझे मैं कब पसंद आ गई? मैंने कहा, बचपन से। मेरी बात पर इसी ने हैरानी से कहा, क्या? वैसे अभी ये बात हम कॉलेज में ना बताएं तो ही अच्छा है। मैंने भी उसकी बात में हामी भर दी। लगभग 1 महीने हो चुके थे मेरे और इसी के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन मैं और इसी अपने गार्डन में बैठकर बातें कर रहे थे। इसी ने मुझसे कहा, सुन, जब आज से 2 साल बाद हम शादी करेंगे ना, तब इस गार्डन में ही करेंगे। उसने मुझे इशारे से बताया, ओ वहाँ जो पेड़ है ना, उसी के बगल में हमारी शादी का मंडप होगा और वहाँ पे खाने का स्टॉल। देखना, अभी ही बोल रही हूँ, शादी में जितनी भी खाने की डिशेज होंगी ना, वो सब मेरी ही पसंद की होंगी। मैंने उसकी बात पर हैरानी से कहा, जब सब तेरी पसंद का ही होगा तो मेरी पसंद का क्या होगा? इस बात पर भी उस पागल ने एक ऊटपटांग जवाब दिया, मैं हूं ना तेरी पसंद की। वैसे डिब्बे, मैंने तुझे प्रपोज कर दिया है। मैंने हमारी शादी के बारे में ही सोच लिया है, पर तूने अभी तक मुझे प्रपोज नहीं किया है। मतलब सारा रोल मैं ही निभाऊं क्या? मैंने उसकी बात पर आराम से कहा, हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? चल अभी कर देता हूँ, खड़ी हो। मैंने इसी को खड़ा कर दिया और खुद घुटनों के बल बैठ गया और कहा, इसी, आई लव यू सो मच। तो क्या तू मेरी जीएफ और फिर बीबी, फिर मेरे बच्चों की माँ, उसके बाद जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो मेरे साथ बैठ करके चाय पीने वाली बनोगी? मेरी बात खत्म होते ही इसी ने कहा, मैं ये सब तो बन जाऊंगी, पर तेरी दोस्त इंजन, वो कहाँ जाएगी और इसी का क्या होगा? इंजन की शरारती बातों में मैंने भी उसका साथ दे करके कहा, इसी को मैं भी समझा दूंगा और मेरी इंजन की जगह कोई नहीं ले सकता है। तू भी नहीं समझी? इसी ने हैरानी से कहा, इंजन को मेरी सौतन बनाने का इरादा है क्या? मैंने खड़े होकर के मुस्कुराते हुए कहा, कुछ ऐसा ही समझ लो। इतना बोल करके मैंने उसे अपने गले से लगा लिया। वो पल मैं अपने मरते दम तक नहीं भूल सकता। मेरी इसी के साथ बिताया गया हर एक लम्हा खास है। वो हर एक दिन मेरे लिए 1 साल के बराबर है। मुझे आज भी याद है जब मैं और इसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे,
तब क्या हुआ था, मैंने और इसी ने रेस्टोरेंट जाने का प्लान बनाया था और मैंने उसे कहा था कि वो टाइम पे आ जाए, पर वो नहीं आई। मैंने पूरा 1 घंटा बैठ करके उसका इंतजार किया, तब जा करके कहीं आई थी मैडम। और फिर मैं उससे गुस्सा हो गया था और मैंने गुस्से में कहा, तू ना मुझसे प्यार ही नहीं करती है, इतना भी कोई किसी को लेट करवाता है क्या? जा, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। मैंने अपना मुंह उसकी तरफ से फेर लिया। इसी, तू सच में मुझसे बात नहीं करेगा? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इसी ने कहा, ठीक है, फिर अब तू देख, तुझे मुझसे बात नहीं करनी होगी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो अपनी चेयर पर खड़ी हो गई और सबका ध्यान अपनी तरफ कर लिया। इसी, एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुन सकते हैं? उसने मेरी तरफ इशारे से दिखा करके कहा, ये हैं मेरे सोलमेट जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, पर ये मुझसे गुस्सा हैं। पता है क्यों? वहां बैठे सारे लोगों ने एक साथ कहा, क्यों? इसी, क्योंकि मैं लेट आई थी। अब आप ही लोग समझाएं कि ये मुझसे बात कर लें। वहां बैठे सारे लोग मुझे आश्चर्य से इसी से बात करने के लिए कहने लगे। उसकी हरकतें सब से हट करके थी। इतना सब होने के बाद भी भला कौन उससे नाराज रह सकता था? जो मैं रहता, मैं भी मान गया। सब उठ करके ताली बजाने लगे। थोड़ी देर में हम दोनों वहां से निकले। रास्ते पर जाते समय एक लड़का सड़क पर गिटार बजा करके गाना गा रहा था और सब उसका गाना वहां खड़े होकर के सुन रहे थे, पर इसी तो ठहरी इंजन एक जगह ठहरती कहाँ थी। उसने जा करके उस लड़के से गिटार ले लिया और उसे बजा करके गाना शुरू कर दिया। वो गाते हुए मेरे पास आ गई। मैंने भी गाने में उसका साथ दिया। थोड़ा सा भी शर्म करना, तुझे मेरा जीना मरना। तू चल रही है तो सांसें मेरे साथ चल रही हैं। ओ हम सफर, ओ हम नमा। वो वापस से सबके बीच जाकर के गाने लगी, पास आओ मैं तुम्हें देख लूं करीब से, आंखों को ये चाहते मिलती हैं नसीब से। इसी ने मेरा हाथ पकड़ करके मुझे अपने साथ सबके बीच में खींच लिया और गाने का इशारा किया। मैंने फिर गाना शुरू कर दिया, मैं सिर्फ तेरा रहूंगा, तुझे ये वादा है। हम दोनों ने थोड़ी देर वहां गाना गाया और फिर वहां से आगे बढ़ गए। भी मेरा फोन बजा। फोन मेरे पापा का था। मैंने पापा से बात की और फोन रखने के बाद हम दोनों फिर से जाने लगे। इसी अपने हॉस्टल चली गई और मैं अपने हॉस्टल चला गया। वर्तमान समय अरीन अपने कमरे में बाहर खिड़की से झांक रहा था। उस पेड़ को जहां वो और ईसी बैठे बातें किया करते थे, उसे ईसी की वो बात याद आ गई जब ईसी ने उससे कहा था कि वो इसी बगीचे में शादी करेगी। अरीन उस सब को याद करके मुस्कुरा रहा था, पर अगले ही पल उसकी मुस्कुराहट आंसू में बदल गई और फिर उसने अपने आंसू पोंछ करके कहा, नहीं बाबा, मैं अपनी इंजन की बात ना मानूं, ऐसा हो सकता है भला? मैं बिल्कुल नहीं रोता। देख, हमेशा हंसते रहता है। तुझे ऐसा लगता है कि तेरा ये डिब्बा तेरी बात नहीं मानेगा। अरीन ये सब बोल रहा था, लेकिन कोई और भी था जो ये सब सुन रहा था। दरवाजे पर खड़े दिनेश और दीक्षा, इसी कहाँ है अभी? दिनेश, सब पता चलेगा, लेकिन उस किताब को पढ़ने के बाद। चलो उस किताब को आगे पढ़ते हैं, तब तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दिनेश और दीक्षा उस किताब को लेकर के वापस कमरे में जाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं किताब। उस दिन हम दोनों हॉस्टल चले गए। अगली सुबह कॉलेज में फ्रेशर पार्टी थी। मैं, इसी और सोमी एक साथ कॉलेज पहुंचे। कॉलेज में सब एक से बढ़ करके एक थे और इंजन, उसने तो साड़ी पहनी थी। हाँ, ये बात अलग है कि वो साड़ी इसी से संभल नहीं रही थी। सारे स्टूडेंट अपने में लगे हुए थे। शोर बहुत ज़्यादा था, इसलिए किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इसी ने मेरे कानों के पास आकर के मुझसे पूछा, कैसी लग रही हूँ मैं? मैंने उसे परेशान करने के लिए कहा, जैसी तू हर रोज लगती है। इसी ने हैरानी से कहा, तुझे मुझ पे कुछ डिफरेंट नहीं दिख रहा है? मैंने उसे बिना देखे कहा, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। इसी ने चिढ़ते हुए कहा, दिखेगा,
तभी ना जब तुम इन लड़कियों से नजर हटा करके मुझे देखोगे। इसी मेरे से बहुत गुस्सा थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि मैं दूसरी लड़कियों को ताड़ रहा हूं, पर उसे कौन समझाए कि मेरे लिए खूबसूरती का नाम ही इसी है। मैं अब इसी को मनाने के तरीके ढूंढ रहा था, पर इसी तो मुझे देखते ही भाग जा रही थी। पार्टी में सब एंजॉय कर रहे थे, बस मुझे छोड़ करके। थोड़ी देर तक मुझे इसी नहीं मिली। थोड़ी देर बाद एक लड़की अपने हाथों में गिटार लेकर के अंधेरे से रोशनी की तरफ आई। सबका ध्यान उस लड़की की तरफ चला गया। वो लड़की सामने आई तो मैंने देखा वो कोई और नहीं, मेरी इंजन ही थी। इसी ने एक बार फिर मेरी तरफ देखा और गुस्से से मुंह फेर करके सारे स्टूडेंट की तरफ देख करके बोली, तो गाइज आज का ये गाना नए कपल्स के लिए, तो धुंधे अपने पार्टनर को और मेरे गाने को अपने पार्टनर के साथ डांस करके एंजॉय कीजिए। सब ने अपने पार्टनर का हाथ थाम लिया सिवाय मेरे, क्योंकि वो तो मुझसे गुस्सा थी। मैं कोने में जा करके खड़ा हो गया। इसी ने गिटार बजा करके गाना शुरू किया। पलकों पे ओसता तेरा नाम सजा के रखती हूँ यार, मैं तुझे ख्वाब बना करके हर किस्से पर हर पन्ने पर तुझको पढ़ती हूँ। फिरती रहती हूँ पागल सी, बस ये कहती हूँ कि तू डांस करने लगे थे अपने पार्टनर के साथ। गाना कब खत्म हो गया किसी को कुछ भी पता नहीं चला। इसी गाना गा करके सबके सामने से चली गई। अब मुझे समझ आ रहा था कि मुझसे सिर्फ गुस्सा नहीं, बहुत ज्यादा ही गुस्सा है। इसी स्वामी के साथ एक कोने में जा कर के बैठ गई। अब मुझे उसे मनाने के लिए कुछ तो करना ही था। तो मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। पार्टी शाम तक चलती रही। मैं इसी के लिए सरप्राइज गिफ्ट प्लान करने में लग गया। इस बीच मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि इसी कहाँ है। मैंने जब स्वामी से पूछा तो उसने बताया कि वो बहुत देर पहले ही ड्रिंक लेने गई थी, पर अब तक नहीं आई है। हम दोनों को नहीं पता था कि इसी कहाँ है। मैं और स्वामी इसी को ढूंढने लगे। मैं इसी को ढूंढ रहा था कि तभी मेरे पास स्वामी का कॉल आया। स्वामी ने मुझे वॉशरूम के बाहर बुलाया। मैं जब वहाँ पहुंची तो देखा कि इसी नशे की हालत में है। मैं जब उसके पास गया तो वो मुझे पकड़ करके बोलने लगी, तू बुरा है, बहुत बुरा है। मैंने इसी से पूछा, तूने पी है? इसी, नहीं, मैंने तो बस इस ग्लास में कोक पी थी। पता नहीं इसे पीने के बाद सब कुछ घूमने लगा और तू भी घूम रहा है। इसी को भले कुछ समझ में ना आए, मुझे समझ आ रहा था कि उसे चढ़ गई है। इसी तो नशे में अजीब अजीब हरकतें किए जा रही थी। बड़ी मुश्किल से मैं उसे लेकर के घर आया और किसी तरह उसे सुलाने की कोशिश करने लगा, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तो अपने ही धुन में थी, कभी हंस रही थी और कभी रो रही थी, पर बहुत मुश्किल के बाद वो सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि इसी वहां नहीं थी। वो मेरे उठने से पहले ही जा चुकी थी। पता नहीं ऐसा भी क्या गुस्सा था उसे। मैंने सोचा कि शायद कॉलेज में होगी। थोड़ी देर बाद में कॉलेज पहुंचा, पर इसी वहां भी नहीं थी। मैंने सारे लेक्चर अटेंड किए और कॉलेज ऑफ होने के बाद इसी को कॉल किया, पर उसने मेरा कॉल नहीं उठाया। फिर मैंने स्वामी के पास फोन किया, पर उसने भी मेरा फोन नहीं उठाया। मुझे इसी को किसी भी हाल में मनाना था, इसलिए मैं उसके हॉस्टल चला गया। पर वहां के एक वार्ड ने बताया कि ईसा तो कल शाम से ही यहाँ नहीं आई है और स्वामी भी सुबह की गई है, तब अब तक नहीं आई है। उसकी बात सुन करके मुझे अब बहुत घबराहट होने लगी थी। तभी मेरे फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। मैंने जब फोन उठा करके पूछा कौन, सामने से एक ने कहा, मैं स्वामी बोल रही हूँ। मैंने हैरानी से पूछा, स्वामी कहाँ हो तुम और इसी कहाँ है? स्वामी ने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया और हड़बड़ाते हुए कहा, अरीन प्लीज जल्दी से तू कैफे के पीछे जो ग्राउंड है वहाँ पहुँच जाओ। मेरे कुछ बोलने से पहले ही स्वामी ने फोन रख दिया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं जल्दी से कैफे के पास गया, पर जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। अभी मुझे किसी ने धक्का दिया और वहाँ गोली भी चली। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मुझे कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। जब मैंने अपने हाथ की तरफ ध्यान दिया तो वो हाथ किसी ने थामा था। वहां पर इसी थी जिसने मेरा हाथ थामा था। उसकी हालत देखने से खराब लग रही थी। जब मैंने उसे इस हालत में देखा तो मुझे घबराहट होने लगी। मैंने जल्दी से उसे अपनी बाहों में भर लिया और उससे पूछने लगा कि ये सब क्या हो रहा है, वो यहाँ पर क्या कर रही है। मैंने अपने हाथ पर ध्यान दिया तो उसमें बहुत सारा खून लगा था। मुझे याद
याद आया कि अभी गोली चली थी और वो इसी को लगी थी। मैंने इसी को पूछा किसने किया ये? तभी किसी ने कहा हमने किया। मैंने जब अपने सर को ऊपर किया तो वहां पर करण और उसके दोस्त खड़े थे। करण ने बड़ी बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा, तेरी इस दोस्त को ना हमेशा टांग अड़ाने की आदत है। अब मैं यहाँ सोमी को लेकर के आया था, पर इसने झांसी की रानी बन करके उसे भगा दिया। और अभी भी जो गोली चली ना वो तेरे लिए थी, क्योंकि तू यहाँ आया। उसकी बात सुन करके मेरी मुट्ठी कस गई और मैं करण के पास जाने लगा, पर उससे पहले ही इसी की आवाज ने मुझे रोक लिया। उसने धीमी आवाज में कहा, अरीन। उसकी आवाज सुन करके मैं उसी के पास रह गया। इसी ने मुझसे कहा, जब तक मैं अकेली थी तब तक मुझे मरने से डर नहीं लगता था, पर अब मुझे तेरे साथ वर्तमान समय। दीक्षा ने हैरानी से कहा, इसके आगे क्या हुआ? आगे की कहानी कहाँ है? दिनेश ने नम आंखों के साथ कहा, इसके बाद इनकी ने कुछ कहा ही नहीं। इसी की सांसें थम चुकी थी, पर सर अब तक इस बात को नहीं मानना चाहते कि इसी नहीं रही। दूसरी तरफ अरीन अपने कमरे में आंखें बंद करके बैठा था। तभी उसके कानों में पायल की आवाज सुनाई दी। उसने झट से अपनी आंखें खोली। सामने इसी खड़ी थी। इसी को देख करके उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखर गई, पर जैसे ही वो इसी को छूने के लिए उठी, इसी गायब हो गई और उसकी मुस्कुराहट आंसू में तब्दील हो गई। शायद यही है सच्चा प्यार। इसी को गए 6 साल हो चुके थे, पर वो आज भी अरीन की जिंदगी उसके एहसास और उसके ख्वाब में कैद थी। दीक्षा ने दिनेश से पूछा, करण का क्या हुआ? दिनेश, उसे उसके किए की सजा मिल चुकी है और स्वामी अब ऑस्ट्रेलिया में है। इसी के जाने के बाद सबकी जिंदगी बदल चुकी है। अरीन और इसी का सुंदर सफर यहीं तक का था। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।